हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस समय किंगडम में जो चल रहा है, पुराने रईसों का नए लोगों से लड़ना, यह मेरी छाती पर एक लक्ष्य टारगेट बनाने जैसा होगा। एकेडमी के अंदर और बाहर मेरे पहले से ही दुश्मन हैं और मैं और अधिक नहीं चाहता। इसके अलावा इसका मतलब वे जिम्मेदारियां होंगी जिन्हें एक 12 साल के बच्चे के रूप में मैं नहीं उठा सकता। मेरे पूरे परिवार को एक नई काउंटी में स्थानांतरित होना पड़ेगा जहां उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। वे किसान हैं, योर मैजेस्टी। मुझे यकीन है कि वे सामाजिक कार्यक्रमों और कुलीनता में हाथ आजमाने के बजाय शांत और धीमी जिंदगी का कहीं अधिक आनंद लेंगे। मैं खुद अभी अपने भविष्य को पत्थर की लकीर बनाने के लिए बहुत छोटा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनना या करना चाहता हूं। टाइटल स्वीकार करना खुलने वाले दरवाजों से ज्यादा दरवाजे बंद कर देगा। इसके बजाय पैसा हमेशा उपयोगी होता है और मैं उसका उपयोग अपने परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, धीरे धीरे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी टाइटल प्राप्त करना महामारी में मेरी संलिप्तता को बहुत स्पष्ट कर देगा। भले ही इसे टाल दिया जाए, ये बहुत सारे सवाल खड़े करेगा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे टाइटल मिलता है तो मुझे क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा एलिजेंस की शपथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे आपको मेरे जीवन में लगातार दखल देने का अधिकार मिल जाएगा। धन्यवाद, पर नहीं चाहिए, उसने सोचा। ये बहुत कम है। क्वीन अचानक बोल पड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हारे लिए कर सके? फिलहाल नहीं, लेकिन अगर योर हाइनेस इतना आभारी महसूस करते हैं तो मुझे ये जानकर राहत मिलेगी कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आपके समर्थन की मांग कर सकता हूं। हम खतरनाक समय में रह रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुझे कब मदद की जरूरत पड़ जाए। सहमत, राजपरिवार ने एक साथ कहा। मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि उसे एक फैंसी टाइटल के साथ फंसा लूंगा, लेकिन एक IOU एहसान अगली सबसे अच्छी चीज है। अगर उसे कभी हमारी सहायता की जरूरत पड़ती है तो हम चीजों को उसे ऋणी महसूस कराने के लिए मोड़ सकते हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिससे वो बचना नहीं चाहेगा। किंग मरोन ने सोचा। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, मेजलत। कर्नल, कैप्टन, हमें अभी बहुत चर्चा करनी है। क्वीन की आवाज की दयालुता खत्म हो गई जैसे ही उन्होंने लित से अपनी नजरें हटाईं, जो तुरंत चला गया। उसके पीछे पर्दा गिर गया, जिससे टेंट बाहरी दुनिया से सील हो गया। योर मेजेस्टी, मैं जानता हूं कि कल की घटनाओं के दौरान मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरा, किलियन ने कहा। लेकिन शायद यह वास्तव में छलावरण में एक वरदान, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। लित के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे अन्यथा कभी पता नहीं चलता। क्या तुमने गौर किया कि गैरेद का सामना करते समय तुमने वाटर एंड डार्क मैजिक का उपयोग किया? सोलस ने पूछा। नहीं, सच में? कैसे? मेरा विचार है कि स्मॉल वर्ल्ड एक ट्रू मेज का काम नहीं है। ये वास्तव में माना फ्लो को नहीं रोकता है, केवल इसे भारी बनाता है। यह ऐसा है जैसे तुमने इस पूरे समय वेट्स पहने हों, जैसे उन मार्शल आर्ट्स कॉमिक्स में होता है, और अब तुम्हें उनकी आदत हो गई है। क्या इसके कारण मेरी शक्ति पावर अप गई? उसने उत्साहपूर्वक पूछा। तुम तो यही चाहोगे। वह हंसी। बस इतना है कि अब तुम थोड़ा सा मैजिक उपयोग कर सकते हो और मैं फिर से रूप बदल सकती हूं। निराशा में आह भरते हुए लित ने अपने नए टेंट में प्रवेश किया। चूंकि दूसरा ब्लॉक आंशिक रूप से हटा दिया गया था, इसलिए बहुत सारे बड़े टेंट उपलब्ध हो गए थे और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा टेंट मिला था। उसे अपनी प्लेग डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहननी थी और निंद्रा का इलाज करने जाने से पहले किलियन का इंतजार करना था। अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसी उसे उम्मीद थी, तो एकेडमी वापस जाने में बस कुछ ही दिनों की बात थी। जैसे ही उसने कदम रखा, एक ठंडी तेज धार वाली ब्लेड उसकी गर्दन पर दबा दी गई। सैनिकों की तरह कपड़े पहने 3 नकाबपोश आकृतियां, 2 महिलाएं और 1 पुरुष उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हथियार म्यान से बाहर और वार करने के लिए तैयार थे। लुटिया के लित, तुम्हें बहुत कुछ समझाना है। सोलस ने तुरंत उनके टैटूज और हथियारों से निकलने वाले माना को पहचान लिया। वे एक बार फिर टैलेंस की उपस्थिति में थे। इस जगह की सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो किसी फटे हुए छेद जैसी है। पहले गद्दार और अब ये। शुरुआती आश्चर्य के अलावा लित समझ नहीं पा रहा था कि वह गार्ड पर गुस्सा करे या अपनी जान के लिए डरे। चलो शांति बनाए रखते हैं। अगर वे मुझे मारना चाहते तो उन्होंने मौके पर ही मेरा गला रेत दिया होता। तब हमें कठिन तरीके से पता चलता कि मेरी त्वचा कितनी सख्त है और मेरी पुनर्योजी
रिजेनरेटिव क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। 16। बुरी खबर यह है कि उनके सभी उपकरण मंत्रमुग्ध, एन्चांटेड और उस्त्रा जैसे तेज हैं। अच्छी खबर यह है कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर वे सिर्फ बहुत तेज और घातक हथियार मात्र हैं। इन लोगों के पास डायमेंशनल आइटम्स या यहां तक कि उनके टैटू तक की पहुंच नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे सामने है। टैटू? कौन से टैटू? लित महामारी पर इतना केंद्रित था कि वह उन भाड़े के सैनिकों, मर्सनरीज के समूह के विवरण भूल गया था जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उसे लगभग मार ही डाला था। सोलस ने उनके पिछले मुकाबले की मुख्य झलकियां उसके दिमाग में प्रोजेक्ट की। जिस बात से वे अनजान थे वो ये थी कि इस बार वरीग्रेव दोषी नहीं था। टेल्स ने अपने पुराने संपर्कों में से एक को भ्रष्ट करने के लिए एक छोटी संपत्ति खर्च की थी जो अब प्रशासन विभाग में था। उसने उन्हें प्रामाणिक यूनिफॉर्म और आईडी प्रदान की थी, अन्यथा चेकपॉइंट्स को पार करना असंभव होता। मैजिक सील और दस्तावेजों की नकल नहीं की जा सकती थी और ऐसे उपकरणों तक पहुंच पाने के लिए उन्हें अपने संपर्क को इतना सोना, गोल्ड देना पड़ा कि वह देश छोड़ सके और अपनी बाकी जिंदगी विलासिता में बिता सके। यह एक ऐसी राशि थी जिसने लित के इनाम को भी फीका कर दिया था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि यह सीधे उनके ठेकेदार कंट्रैक्टर की जेब से आई थी। मास्क के अनिवार्य उपयोग ने उनके काम को आसान बना दिया था, जिससे वे लित के टेंट को ढूंढने तक बिना किसी का ध्यान खींचे घूम सके। टेल्स उसके प्लेग डॉक्टर वाले रूप से अनजान थे। उन्हें ग्रिफिन किंगडम के संकट की रत्ती भर परवाह नहीं थी। इस बार वे केवल लित की जान के लिए नहीं बल्कि जानकारी के लिए भी आए थे। उसे मारना तो बस सोने पर सुहागा जैसा था जो उस विफलता को मिटा देता जिसने उनके नाम पर कलंक लगा दिया था। यह एक हताशा भरा कदम था क्योंकि एक बार लित एकेडमी वापस चला गया तो उन्हें उसके पास पहुंचने का मौका कभी नहीं मिलता। उसकी एकेडमी के अंदर एक हेडमास्टर के पास भगवान जैसी शक्तियां होती थी। भले ही वे घुसपैठ करने में सफल हो जाते, उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता और लिंजोस की उंगलियों के एक इशारे से मार दिया जाता, जो महल को घेरने वाले अनगिनत एरेज में से एक को सक्रिय कर देता। एकेडमी का जंगल भी उनके लिए वर्जित क्षेत्र था। एक दस्ता उसकी खोजबीन करने गया था और केवल एक आदमी वापस लौटा था जो एक राक्षस स्कॉपिको के बारे में बड़बड़ा रहा था, जिसने अपनी जीभ की एक चटक के साथ पूरे दस्ते को मार डाला था और रोशनी के ब्लेडों की बौछार छोड़ दी थी, जिसने उनकी सभी सुरक्षाओं को अनदेखा करते हुए उन्हें टुकड़ों में बदल दिया था। जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि उस जीव ने उसे जानबूझकर एक संदेश वापस लाने के लिए छोड़ दिया था। मैं इंसानों द्वारा शावकों के शिकार से थक चुका हूं। अगली बार जब कोई मेरे इलाके में गड़बड़ करेगा तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगा। फिर उसने उसे उनके कथित गुप्त ठिकाने पर वापस वॉर्प करने से पहले उसके दोनों हाथ काट लिए थे। अफसोस, मिलन का मौसम आ गया था, जिससे जंगल के स्वामी लॉर्ड को एक गुस्सैल हत्यारी मशीन में बदल दिया गया था जिसके अपने शावक थे। टेल्स ने इस खतरे को हल्के में नहीं लिया था। निश्चित रूप से एक आक्रामक लाइट स्पेल किंवदंतियों से बाहर की बात थी। अपने होशोहवास में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी वह बिना हाथ पैर वाला आदमी गुप्त ठिकाने की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए सैकड़ों मील पार कर आया था। यदि स्कॉपिकोर उनका स्थान जानता था और स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था तो लाइट स्पेल उनकी चिंताओं में सबसे छोटी बात थी। अगला विकल्प लित के माता पिता को पकड़ना था, लेकिन उनकी सुरक्षा क्वींस कॉप्स की 2 इकाइयां कर रही थी और उनके द्वारा उठाए गए हर कदम को एरेज द्वारा संरक्षित किया गया था। वहां टेल्स के जीवित बचे सदस्यों से कहीं अधिक पुरुष तैनात थे और उन्हें क्षेत्र का लाभ तथा महीनों की तैयारी का फायदा प्राप्त था। सुनने में ये जितना भी बेतुका लगे, क्वारंटीन जोन ही उनका एकमात्र व्यवहारिक विकल्प था, वह भी बहुत कम समय के लिए। जल्द ही उनके संपर्क के गायब होने पर ध्यान दिया जाएगा और उसके सभी काम की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, जिससे उनका छलावरण कवर उजागर हो जाएगा। लगभग 2 सप्ताह पहले यहां आते समय एक घात एम्बुश के दौरान तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए थी, फिर भी तुम जीवित बच गए। तुम्हें किसने बचाया? तुम्हारे दस्ते और तुम्हारे हमलावरों का क्या हुआ? लित के गले पर चाकू दबाया गया था, लेकिन वह केवल उसके चेहरे के कुछ बालों को ही साफ कर पाया। त्वचा चमड़े से भी सख्त थी, फिर भी लचीली थी। उस महिला को अपनी बात मनवाने के लिए खून निकालने हेतु चाकू की नोक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लानत है, यह एरे हमारी सोच से कहीं अधिक खतरनाक है। ये गैर सैन्य हथियारों की धार को भी कुंद कर सकता है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह सोच सकती थी। इसलिए उसने अपने साथियों को अपने गुप्त हाथ संकेतों हैंड साइंस के कोड के माध्यम से इस खोज की सूचना दी। लित ने अन्य 2 को अपने भारी मंत्रमुग्ध एन्चांटेड चाकुओं और छोटी तलवारों को उसी प्रकार के कम शक्तिशाली हथियारों से बदलते देखा। उनकी हरकतें और उनके सवाल दोनों ही उसकी समझ से बाहर थे। हालांकि उस क्षण में वो उनकी जिज्ञासा को शांत करने और समय बिताने के लिए बहुत खुश था। ये लोग जिद्दी हैं,
बस इन्हें मारना बेकार होगा, दूसरे आ सकते हैं। मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। भले ही स्मॉल वर्ल्ड स्पिरिट मैजिक को रोकने में सक्षम नहीं था, फिर भी एरे इसके प्रभावों को धीमा करने में सक्षम थे। एलिमेंटल मैजिक के विपरीत शुद्ध माना का अपने आप में कोई प्रभाव नहीं होता था। इसे टेलीकिनेसिस के रूप में उपयोग किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए माना को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और उसे घेरने की आवश्यकता थी। स्मॉल वर्ल्ड ने लित के शरीर से बाहर निकलने वाले अदृश्य माना को एक नदी के बजाय कोहरे की तरह फैला दिया। इसलिए लित को उन्हें लपेटने और स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए कुछ समय चाहिए था। इतनी कम जगह में हथियारों के पहले से ही उसके महत्वपूर्ण अंगों के पास होने के कारण उसकी गति भी बहुत काम की नहीं थी। क्वींस कॉर्प्स के पुरुषों और महिलाओं ने मुझे बचाया। हमलावरों द्वारा बिछाए गए कायरतापूर्ण जाल के बावजूद वे अंत तक बहादुरी से लड़े। उसके चेहरे को ढंकने वाले मास्क ने टैल्स को उसकी मुस्कान को फैलते हुए देखने से रोक दिया, क्योंकि स्पिरिट मैजिक ने भी वही किया था। क्वींस कॉर्प्स चाकू पकड़े हुए महिला घृणा में थूकने ही वाली थी। हम उन हारने वालों को नियमित रूप से मारते हैं। 6 मूर्खों के लिए टैलन कॉर्प्स के आधे से अधिक को हराना असंभव है। झूठ बोलना बंद करो बच्चे, हमें सच बताओ और मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण मृत्यु प्रदान करूंगी। सबसे पहले, यह मेरी लाइन है। दूसरा, तुमने कहा आधे से अधिक। इसका मतलब है कि एक बार जब तुम तीनों मर जाओगे तो ये तथाकथित टैलन कॉर्प्स विलुप्त हो जाएगा। लित के अचानक दिखाए साहस ने तीनों भाड़े के सैनिकों को क्रोधित कर दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह सही था। उन्होंने आर्किमिज लुकाट के मिशन को स्वीकार करने वाले दिन को कोसना कभी बंद नहीं किया था। असफल घात में मारे गए लोगों और स्कॉर्पिकोर द्वारा काटे गए लोगों के बीच अब केवल मुट्ठी भर ही बचे थे। उन्हें अपने नुकसान की भरपाई करने और शून्य से फिर से शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत थी। जब तक उनकी सफलता दर बेदाग थी, चाहे वे कोई भी कीमत मांगे, लोग भुगतान करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे लुकाट ने किया था। बेहतर होगा कि तुम मेरा समय बर्बाद न करो बच्चे, अन्यथा क्या? लित ने उपहास किया और चाकू से दूर हट गया। उन तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, या बेहतर कहें तो उन्होंने कोशिश की। उनके चारों ओर का माना इतना घना और मजबूत था कि यह पिघले हुए स्टील के बीच से चलने जैसा था। कलाई के एक झटके के साथ लित ने स्पिरिट मैजिक से उनके चेहरों से मास्क उतार दिए और तुरंत डार्क एनर्जी के एक विस्फोट के साथ उन्हें नष्ट कर दिया। भले ही तुम भागने में सफल हो जाओ, मुझे डर है कि तुम महामारी के कारण मर जाओगे। लित की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। अब मुझे बताओ कि तुम में से कितने बचे हैं और तुम्हें किसने भेजा है? उसने अपना चाकू निकाला और उसे निकटतम टैलन की आंख की ओर कर दिया। मुझ पर विश्वास करो, महामारी की तुलना में मैं दयालु हूं। सब कुछ लित की योजना के अनुसार चल रहा था, फिर भी सोलस को बेचैनी महसूस हो रही थी। जब से हमने स्मॉल वर्ल्ड में प्रवेश किया है, यह पहली बार है जब वो इतने अधिक माना का उपयोग कर रहा है। नेक्रोमैंसी ठीक थी, क्योंकि डार्क मैजिक बाधित नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिफैक्ट के पास हमारे लिए और कोई सरप्राइज नहीं होगा, अन्यथा स्थिति पलक झपकते ही अस्थिर हो सकती है। टैल्स ने बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए लित ने उनके चेहरों को काटना शुरू कर दिया, केवल उन्हें ठीक करने और फिर से शुरू करने के लिए। भाड़े के सैनिकों ने खुद को घिरा हुआ महसूस किया। न तो वे प्रतिक्रिया दे पा रहे थे और न ही चिल्ला सकते थे। यदि टेंट से कोई शोर निकलता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जब तक वे चुप रहते, इस घातक जाल से बचने की अभी भी एक आशा थी। उनकी दृढ़ता की बदौलत भाग्य उन पर चमक उठा। स्पिरिट मैजिक के उपयोग को आमतौर पर स्मॉल वर्ल्ड द्वारा ऊर्जा के उतार चढ़ाव के रूप में महसूस किया जाता था। हालांकि इस तरह के पैमाने पर इसके लंबे समय तक उपयोग को सिस्टम द्वारा एक विसंगति एनॉमली के रूप में समझा गया, इसलिए उसने इसे हटाने की व्यवस्था की। अपनी माना सेंस के माध्यम से सोलस ने टेंट में बहने वाले अनगिनत रून्स को देखा, जो जादुई बाधाओं को इतनी तेजी से दबा रहे थे कि वह मुश्किल से लित को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे पाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह महिला मुक्त हुई, उसने एक किक के साथ लित को पीछे धकेल दिया और अपने पैरों के पास पड़े चाकू को उठा लिया। ये सब एक ही तरल गति में हुआ। लित हैरान रह गया। अपनी पीठ का मौका दिए बिना गिरने को संभालने की कोशिश में उसने चाकू खो दिया। वो पूरी तरह से निहत्था था जब टैलन ने उसके दिमाग को छेदने के उद्देश्य से उसकी बाईं आंख की ओर वार किया। अपनी खराब किस्मत को कोसते हुए लित ने अपने बाएं अग्रबाहु फोआर्म से वार को रोकने का प्रयास किया। चाकू आर पार हो गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गर्म लोहा उसके मांस को दाग रहा हो। लित दर्द के लिए नया नहीं था, उसे बस इसे सहने के लिए अपने दांत पीसने की जरूरत थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी सांप की तरह तेज झपटी, लेकिन अपने बेहतर प्रशिक्षण और समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण टैलन ऐन वक्त पर उससे बचने में सफल रही। लित की उंगलियों के पो नकल्स
फिर भी उसकी ठुड्डी को छू गए, जिसके प्रभाव से उसे चक्कर आने लगे और उसे बचाव डॉज को रोल में बदलने पर मजबूर होना पड़ा। टैलन की दृष्टि धुंधली हो गई थी। अगर उसने उस आखिरी सेकंड में तालमेल नहीं बिठाया होता तो वो फर्श पर गिर जाती और खड़ी होने में असमर्थ होती। लित उसे खत्म करने के लिए वापस पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन अन्य दो पहले से ही उस पर हमला कर चुके थे, उसके महत्वपूर्ण अंगों वाइटल्स को निशाना बना रहे थे। लानत है, बिना मैजिक या हथियारों के मैं केवल अपने शरीर से बचाव कर सकता हूं। सोलस, अगर मेरी कुछ उंगलियां कट जाएं तो दर्द सहने में मेरी मदद करना, मेरे रहते नहीं। वो मन ही मन चिल्लाई। लित अकेला नहीं था जो अपने नए शरीर की सीमाओं को खोजने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। स्कॉपिकोर के साथ उनकी लगभग हुई भिड़ंत के बाद से उसने अपनी रूप बदलने, शेप शिफ्टिंग की क्षमताओं पर कई प्रयोग किए थे। स्मॉल वर्ल्ड में इतने लंबे समय तक रहने के बाद वह इसकी कुछ पाबंदियों को दूर करने में सक्षम थी, बशर्ते वो पर्याप्त प्रयास करे। उसकी रिंग अंगूठी का रूप फैलकर लित के दाहिने हाथ को ढंक गया, जिससे पत्थर का एक गॉन्टलेट दस्तानुमा कवच बन गया। यह नया रूप चांदी के रंग का था, जिसकी सतह पर शक्ति के रून्स चमक रहे थे। उसे नहीं पता था कि अपने मानाकोर को लित के साथ दोबारा कैसे सिंक करना है, लेकिन कम से कम वो उसे कुछ सुरक्षा तो दे ही सकती थी। लित उतना ही हैरान था जितने कि उसके दो हमलावर, लेकिन उनमें से कोई भी हिचकिचाया नहीं और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। एयर एंड फायर फ्यूजन द्वारा समर्थित दस्ताने वाले हाथ ने उन सभी प्रहारों को मोड़ दिया जो उसे मार सकते थे या अक्षम कर सकते थे, जबकि लित ने अर्थ फ्यूजन के साथ अन्य प्रहारों को झेला। अपनी प्राकृतिक कठोरता और जादुई सख्त प्रभाव हार्डनिंग इफेक्ट के बीच उसे जो घाव हुए वे इतने उथले थे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके। वे थोड़ा खून बहने के बाद अपने आप ठीक होने लगते, बिना किसी स्पेल का उपयोग किए। टैल्स के पेट में एक अजीब सी सिहरन हुई, जो उन्हें बता रही थी कि वे उस चीज का सामना कर रहे हैं जिसने उनके साथियों को मार डाला था। लित का हर बचाव उनके ब्लेडों में वैसी ही कंपन पैदा करता जैसे वे किसी हमलावर सांड से टकरा गए हों। हर प्रहार के साथ उनके हाथ सुन्न होते जा रहे थे, जिससे हथियारों पर पकड़ बनाए रखना लगातार कठिन होता जा रहा था। यह आखिर क्या बला है? जादुई वस्तुओं मैजिकल आइटम्स को काम नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम पर वो गॉन्टलेट क्या है? एक बच्चा इतना मजबूत और तेज कैसे हो सकता है? उसकी हरकतें बेतरतीब हैं, लेकिन वह हमारा मुकाबला करने में सफल हो रहा है। काश हम अपने टैटू का उपयोग कर पाते। टैल्स के टैटू क्वान हटोलने की उत्कृष्ट कृतियों में से एक थे। एक ट्रू मेज न होने के बावजूद उसने अपने पोशंस को सीधे ग्राहक की त्वचा में इंजेक्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, जिससे इम्प्रिंटिंग प्रक्रिया की बदौलत उन्हें केवल एक विचार से सक्रिय करना संभव हो गया था। हाटोन के चले जाने के बाद वे उनके उपयोग में सतर्क थे, क्योंकि टैटू को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मौत के सामने वे खुशी खुशी उन सबको खर्च कर देते। वास्तव में उनकी स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं थी जितनी लग रही थी। सावधान, फ्यूजन मैजिक का बहुत लंबे समय तक उपयोग न करें, अन्यथा स्मॉल वर्ल्ड इसे भी पकड़ सकता है और रोक सकता है। केवल छोटे विस्फोटों शॉर्ट बर्स्ट्स का उपयोग करें। सलाह के लिए धन्यवाद। हालांकि कहना आसान है और करना मुश्किल। ये लोग अच्छे हैं। मेरी बढ़ी हुई प्रतिक्रियाओं रिफ्लेक्सेस के बावजूद मैं इतनी बंद जगह में उनमें से 3 का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारा क्या स्मॉल वर्ल्ड तुम्हें बंद कर सकता है? वो कोशिश कर सकता है, वो उपहास के साथ बोली। मैं पहले से ही अपनी सलाह का पालन कर रही हूं। प्रभाव इम्पैक्ट से ठीक एक पल पहले अपनी रक्षा बढ़ा रही हूं। पहली बार जब सोलस ने ऐसी तरकीब का उपयोग किया तो लित अपनी क्षमताओं के सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रो मैनेजिंग में उसकी योग्यता से चकित रह गया। हालांकि वो उतनी अच्छी नहीं थी जितना उसने खुद को दिखाया था। गॉन्टलेट रूप अपने आप में एक हताशा भरा कदम था, जो स्मॉल वर्ल्ड के धीमे प्रभाव डैम्पनिंग इफेक्ट के कारण और भी कठिन हो गया था। हर बार जब सोलस का सही समय टाइमिंग चूक जाता, दमास्कस ब्लेड उसके पतले रूप को काट देते, यहां तक कि पत्थर के छोटे टुकड़े भी गिर जाते। उसके लिए ये कटने और छुरा घोंपने जैसा था, लेकिन वो बहादुरी से डटी रही। मैं सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा हूं, मैं हर चीज से ठीक हो सकती हूं, उसने अपने मन के एक छिपे हुए कोने में सोचा। लित को भी प्रहार लगते रहे, लेकिन वह हर हमले का दोगुनी हिंसा के साथ जवाब देता। 3 में से 2 टैल्स महिलाएं थीं। अपने उपकरणों और मैजिक के बिना वे लित की शारीरिक शक्ति के सामने बच्चों की तरह थी। समूह का पुरुष भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। लित के निहत्थे होने के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ हर टकराव के दौरान उस टैलेंट को नई चोटें और टूटी हुई हड्डियां मिल रही थी। उनके अभी भी खड़े रहने का एकमात्र कारण उनका एलीट प्रशिक्षण और टीम वर्क था। लित बस एक नौसिखिया एमेचर था, फिर भी उसके पास सभी फायदे थे। स्मॉल वर्ल्ड उसके असामान्य शरीर को प्रभावित नहीं करेगा,
फ्यूजन मैजिक पोशंस की जगह ले सकता था और सोलस एक उत्कृष्ट ढाल थी। ये गतिरोध, स्टेलमेट, लंबे समय तक चलता अगर एक टैलेंट का भाग्यशाली वार न लगा होता। उस आदमी की छोटी तलवार ने लित के दाहिने हाथ पर जोर से प्रहार किया। उसके दो साथियों ने लित को घेर लिया था, जिससे उसे प्रहार का सीधा सामना करना पड़ा। लित कोहनी के तेज प्रहारों का उपयोग करके आखिरी सेकंड में महिलाओं के हथियारों को हटाने में सफल रहा, जिससे आने वाले हमले से बचने या उसे मोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। ब्लेड गांटलेट को चटकाने में सफल रहा, जिससे सोलस दर्द से चीख पड़ी। उनके संबंध को मजबूत करने में उसे बस एक सांस का समय लगा और वह अंततः उसकी पूरी पीड़ा से अवगत हो गया कि वह कितनी पस्त हो चुकी थी। लित के भीतर एक तीव्र घृणा का विस्फोट हुआ, जिसने उसके विचारों को लेजर की तरह केंद्रित कर दिया और मारने की इच्छा के अलावा सब कुछ मिटा दिया। स्पिरिट मैजिक उमड़ा और स्मॉल वर्ल्ड के दबाव पर इतना काबू पा लिया कि लित अपने विरोधियों को दूर धकेल सका और डेथ कॉल स्पेल को सक्रिय कर सका। डार्कनेस मैजिक टेंटिकल्स के रूप में सघन हुआ और फिर बदलना शुरू हुआ। अपने उन्माद फ्रेंजी में लित केवल अपने माना को दुनिया की अंधेरी ऊर्जाओं के साथ नहीं मिला रहा था, बल्कि उन ऊर्जाओं के साथ भी मिला रहा था जो उस रसातल अबिस से पैदा हुई थी, जिसे उसने अपने मन और आत्मा में रखा था। मास्क के नीचे उसकी आंखें पीली रोशनी के साथ जल उठी, मशालों की तरह। पुतलियां पतली लकीरों स्लिट्स में बदल गईं। सोलस ने लित के शरीर में फैलते अंधेरे को महसूस किया, जिसने उसे शक्ति से भर दिया। टेंट के चारों ओर बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े मुख्य शरीर के साथ फिर से जुड़ गए, वापस अपनी जगह पर ऐसे जुड़ गए जैसे क्षति कभी हुई ही नहीं थी। टेंटिकल्स एक काले कोहरे में बदल गए, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे। आपका क्या मतलब है, कैप्टन? क्वीन सिल्फा ने पूछा। किलियन ने उन्हें गैरिथ सेटी की मृत्यु तक ले जाने वाली घटनाओं का विस्तार से विवरण दिया। राजपरिवार रॉयल्स अप्रभावित थे। यह कोई नई बात नहीं है। हम पहले से ही जानते हैं कि लुटिया के लित को हत्या करने में कोई संकोच नहीं है। उस मूर्ख के साथ जो हुआ वो उसका हकदार था, किंग मैरॉन फुसफुसाए। क्या यही आपकी महान खोज है? हाँ, यही है। किलियन उनके अंधेपन पर चकित था। निश्चित रूप से महान मेज और सैनिकों का केवल अपने आभा ऑरा से दुश्मन को डराना एक सामान्य घटना है, लेकिन यहाँ हम किसी विशेषज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बच्चे की बात कर रहे हैं, और वह भी एक हीलर की। फिर भी वो मर्सनरी गिल्ड के नेता को इतना डराने में सफल रहा कि उसने घुटने टेक दिए। उसके माना द्वारा डाले गए दबाव ने मुझे और सैनिकों को बिना एहसास हुए कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस टेंट में कोई नौसिखिया नहीं था, फिर भी हमने वैसा ही व्यवहार किया। साथ ही मैं कसम खा सकता हूं कि तापमान कई डिग्री गिर गया था। वहां उपस्थित लोग पहले से ही किलियन की बातों पर संशय कर रहे थे। अंतिम वाक्य के बाद वे उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह करने लगे। वेरेग्रेव विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका पुराना दोस्त इतना बचकाना बहाना बना रहा है। आखिरकार उसकी विफलता इतनी बड़ी नहीं थी। किलियन उनकी आंखों में संदेह देख सकता था, लेकिन उसने इसे खुद को हतोत्साहित नहीं करने दिया। इसके बारे में सोचें, वो उस घात एम्बुश का एकमात्र जीवित व्यक्ति कैसे है जिसमें क्वींस कॉर्प्स की एक पूरी इकाई की जान चली गई? वो अकेले ही महामारी को कैसे सुलझा रहा है? वो युद्ध में तपे हुए दिग्गजों वेटरन्स में डर कैसे पैदा कर सकता है? उसकी बातों ने एक नब्ज पर प्रहार किया। अभी भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित थे। मैं लगभग निश्चित हूं कि वो अपने वास्तविक कौशल स्किल्स को छिपा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरा मानना है कि वह केवल चिकित्सा हीलिंग से कहीं अधिक करने में सक्षम है। कोई भी बिना प्रतिभा और बहुत सारे अभ्यास के इस तरह का किलिंग इंटेंट जारी नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि हम उसका मूल्यांकन एवैल्यूएशन ए से बदलकर एस कर दें, लेकिन केवल शाही रिकॉर्ड में। यह विचार की लित मनोहर या हार्टोन के स्तर की प्रतिभा था, जिसमें इतनी कम उम्र से इतने लंबे समय तक अपना अभिनय एक्ट जारी रखने का धैर्य था, बिना किसी और जांच के खारिज करने के लिए बहुत परेशान करने वाला था। अगर किलियन सही है तो शायद वह वास्तव में एक अवेकन जागृत व्यक्ति है। क्वीन ने अपने पति के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए उनके टेलीपैथिक लिंक का उपयोग किया। सहमत। हमें लेडी टायरस से जल्दबाजी करने के लिए कहना होगा। केवल वही सच्चाई का पता लगा सकती है। इस बीच उनकी बातचीत जारी रही। एक बाहरी शक्ति विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी में रिसने लगी, जिससे ऐसी लहरें पैदा हुई जो पूरे महाद्वीप में गूंज उठी, जिन्हें केवल दुनिया के साथ तालमेल रखने वाले प्राणी ही महसूस कर सकते थे। थ्रोन रूम के ठीक नीचे ग्रिफॉन टायरस, उत्तर से ड्रैगन लीगान
और दक्षिण से फीनिक्स सलार्क, उन सभी ने अपने सिर उस दिशा में घुमाए जहां कैंप लगा हुआ था। शायद ही कभी उनकी जिज्ञासा जगाने वाली कोई बात होती थी, और जब वे एक दूसरे से बात करना चाहते थे तो दूरी कोई बाधा नहीं थी। यह कोई अवेक नहीं है, नहीं कोई लिच बनने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, टायरस ने विचार किया। और निश्चित रूप से यह कोई अबोमिनेशन नहीं है जो एल्ड्रिच में बदल रहा है, नहीं कोई मॉन्स्टर जो गार्डियन में विकसित हो रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, सलाक ने जोड़ा। लिगाइन के पास स्पष्ट बात के अलावा जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो हमारे पास एक सवाल बचता है, आखिरकार वह क्या चीज है? अगर मिलिया जेनिस ये बताती कि गॉर्गन्स एम्पायर की मैजिक एम्प्रेस बनने से पहले वो केवल विनम्र मूल की एक दोयम दर्जे की जादूगरनी थी, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। मिलिया को उसके साथी छात्रों से जो अलग बनाता था वह ये था कि भले ही उसे बड़ी अकादमीज में से किसी में भी प्रवेश के योग्य नहीं माना गया था, उसने कभी भी मैजिक की अनंत क्षमता में विश्वास करना बंद नहीं किया था। जब से वह बच्ची थी उसने एम्पायर के मैगी की कहानियां तब तक पढ़ी थी जब तक कि वे उसे ज़बानी याद नहीं हो गई। उनमें से कई का अतीत अस्पष्ट है, उन्हें उनके जीवन के अधिकांश समय के लिए ट्रैश माना गया, जब तक कि उन्होंने महानता का अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया। उन्होंने जो कुछ भी खोजा, मैं भी उसे खोज सकती हूं। प्रतिभा केवल जन्मजात नहीं होती, आपको इसे विकसित करना होता है। मेरी सीमाओं को तोड़ने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। इसलिए मिलिया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रेड बेसिलिस्क जैसी छोटी एकेडमी के अन्य स्नातकों की तरह कोई मामूली नौकरी स्वीकार करने के बजाय उनके पदचिह्नों पर चलने का फैसला किया। मिलिया न तो मागी के गृहनगर गई और न ही उसने उनकी जीवनियों में दर्ज स्थानों की यात्रा की। भगवान जानते हैं कि कितने लोगों ने उन स्थानों की यात्रा की होगी। अगर कभी कोई सुराग होता तो वो पहले से ही पता चल चुका होता। सबसे बुरी स्थिति में उनकी विरासत को खोजने वाले पहले व्यक्ति ने उन्हें अपने लिए ले लिया होगा, उसने सोचा। इसलिए मिलिया ने सब कुछ अफवाहों और किंवदंतियों पर दांव लगाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि सच्चाई का वो बीज मिल जाएगा। इसके बजाय उसे जो मिला वो पर्यटन के नाम पर बिछाए गए जाल और धोखे थे, जिनमें उसकी अधिकांश बचत खर्च हो गई और एक से अधिक अवसरों पर लगभग उसकी जान भी चली गई। महीनों की बेकार यात्रा के बाद उसने 10 किलोग्राम से अधिक वजन कम कर लिया था, व्यक्तिगत स्वच्छता की परवाह छोड़ दी थी और मानव जाति के प्रति अपना अधिकांश विश्वास खो दिया था। वो कोई सुंदरी नहीं थी, लेकिन एक ताजा और भोली 16 साल की लड़की कुछ पुरुषों के लिए एक मजबूत आकर्षण रखती थी, और चूंकि वह अकेली यात्रा करती थी, मिलिया को अक्सर एक आसान शिकार माना जाता था। कम से कम तब तक जब तक कि वह एक मेज होने का खुलासा नहीं करती और अपने हमलावरों को अच्छी तरह से भून नहीं देती। एक दिन उसने एक शापित पर्वत के बारे में सुना जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। कुछ अफवाहों में एक गुफा में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा की बात कही गई थी। दूसरों ने कहा कि पर्वत की ढलानों पर पाताल लोक नेदरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार था। जब उसने ऐसी जगह जाने में अपनी रुचि व्यक्त की तो किसी ने भी उसके साथ जाने की पेशकश नहीं की और स्थानीय लोगों ने मिलिया को हतोत्साहित करने की कोशिश की। उसके अनुभव में यह एक अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि वहां वास्तव में कुछ था। फ्लाइट स्पेल के साथ गंतव्य तक पहुंचना बच्चों का खेल साबित हुआ। वहां राक्षसों का कोई नामो निशान नहीं था। पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे थे, जबकि हिरण के बच्चे और गिलहरियां निडर होकर पास आते, जब तक कि नए आगंतुक में उनकी रुचि खत्म न हो जाती, वो उन्हें दुलारती रहती। आसपास की वनस्पतियां इतनी हरी भरी थी कि मिलिया ने सोचा कि यह अब तक का सबसे विस्तृत मजाक प्रैंक होगा जो उसने झेला है। शापित होने के बजाय वह स्थान किसी परी कथा जैसा लग रहा था। गुफा साफ नजर आ रही थी। वहां तक जाने वाला रास्ता खरपतवारों से मुक्त था, क्योंकि इसका अक्सर उपयोग किया जाता था। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुफा पूरी तरह से मेहराबदार आर्च्ड थी, जबकि दीवारें और फर्श प्राकृतिक होने के लिए बहुत चिकने थे। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, इसलिए रास्ता रोशन करने के लिए एक स्पेल सक्रिय करने के बाद मिलिया अंदर गई। गलियारा ऊंचा नहीं था, लगभग 2 मीटर 6 फीट 7 इंच ऊंचा, और इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। उसने खुद को शांत करने के लिए उन विवरणों को नोट किया। जो कोई भी वहां रहता था वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता था, और यदि उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता तो इतनी बंद जगह में संख्या में कम होना या घिर जाना कोई समस्या नहीं थी। सुरंग कई 100 मीटर तक नीचे फैली हुई थी, और जब वो अंततः अंत तक पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मिलिया अपने गृहनगर से भी बड़ी एक लाइब्रेरी में थी। यह एक ही गोलाकार कमरा था जिसमें कई मंजिलों तक फैली हुई बुकशेल्व्स थी, जो सीढ़ियों और मंत्रमुग्ध लिफ्टों इंचांटेड लिफ्ट्स से जुड़ी हुई थी। लाइब्रेरी के गुंबद में कांच की छत थी, जहां से मिलिया सूरज देख सकती थी, क्योंकि पहली मंजिल पर कांच के दरवाजे थे जो बाहर एक जंगल की ओर खुलते थे। ये सब बेतुका लग रहा था।
उसे जमीन के नीचे होना चाहिए था। मिलिया ने अपने संदेहों को दूर किया और लाइब्रेरी का पता लगाने के लिए अपने फ्लाइट स्पेल का उपयोग किया। टॉम, टोम्स और स्क्रोल्स विषय के अनुसार व्यवस्थित थे। उनमें उसे अज्ञात भाषाओं में लिखी गई प्राचीन पुस्तकें, पौराणिक ग्रिमोयर, ग्रिमवाज मिले जो इतिहास में खो चुके माने जाते थे, और यहां तक कि उसकी अपनी अकेडमी की पाठ्य पुस्तकों जैसी हालिया पुस्तकें भी मिली। तभी उसकी नजर एक किताब की रीढ़ पर पड़ी जिस पर सुनहरे अक्षरों में मैगस लोक्रा सिल्वरविंग का ग्रिमोयर, मेगस लोक्रा सिल्वरविंग्स ग्रिम्बा खुदा हुआ था। उसने इसे निकाला, एक यादृच्छिक पृष्ठ खोला और पाया कि यह कोड में नहीं लिखा गया था। उसने अगले कुछ घंटे कई सोफों में से एक पर बैठकर अपनी सबसे प्रिय मैगस आधुनिक मैजिक की जननी से सीखने की कोशिश में बिताए। फिर भी एकमात्र चीज जो उसे समझ में आई वह ये थी कि उसके सभी अध्ययनों और सिल्वरविंग की मृत्यु के बाद सदियों की जादुई प्रगति के बावजूद मैगस का ज्ञान अभी भी मिलिया की पहुंच से परे था। मिलिया वास्तव में कुछ किताबों को स्मृति चिन्हों सुवेनियर्स के रूप में ले जाने के लिए ललचा रही थी। भले ही मैं अपनी जादुई क्षमताओं को बढ़ाने में असमर्थ साबित हूं, मैं उन्हें हमेशा बेच सकती हूं और जिंदगी भर के लिए बच सकती हूं। इनमें से केवल एक किताब की कीमत शायद पूरी रेड बेसिलिस्क अकेडमी से ज्यादा है। अंत में हालांकि उसने ग्रिमोयर को वापस रखने और खाली हाथ जाने का फैसला किया। भले ही मैं उन्हें मारने के बजाय बेचने में सफल हो जाऊं, वे बेचारी किताबें किसी आडंबरपूर्ण मूर्ख की ट्रॉफी बनकर रह जाएंगी। इसके बजाय यहाँ वे मेरे जैसी किसी ऐसी व्यक्ति की मदद कर सकती हैं जिसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक प्रतिभा हो। अच्छा सोचा इंसान। इससे पहले कि वह उस आवास के मालिक का पता लगाने के लिए मुड़ पाती, मिलिया के चारों ओर का स्थान धुंधला हो गया और उसे घर के मालिक के सामने ब्लिंक टेलीपोर्ट कर दिया गया। नया कमरा पिछले वाले जितना ही बड़ा था, लेकिन किताबों की अलमारियों के बजाय ये सोने, प्लेटिनम और रत्नों से लबालब भरा हुआ था, जिनमें से सबसे छोटा भी उसकी मुट्ठी जितना बड़ा था। ईंटें, इंगट्स, सिक्के और आभूषण बेतरतीब ढंग से ढेर लगे हुए थे, जिससे छोटी पहाड़ियां बन गई थी जो खजानों के एक शाब्दिक पर्वत को घेरे हुए थी, जिसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा प्राणी बैठा था जिसे उसने कभी देखा था। लिगाइन का रूप इतना विशाल था कि मिले के लिए उसका पूरा शरीर देख पाना असंभव था। ड्रैगन की काली खाल, स्केल्स, एक टावर शील्ड से भी बड़ी और मोटी थी। मिले का पूरा शरीर उसके एक पंजे के आकार का भी मुश्किल से था। वो उस जीव की पीली आंखों से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी, जिसकी पुतलियां एक खड़ी लकीर स्लिट जैसी थी जो बिल्ली की आंखों से मिलती जुलती थी। उसके दिल की धड़कन बहरा कर देने वाली थी, जबकि उसकी सांस लेने की साधारण क्रिया से इतनी तेज हवाएं गेल्स पैदा होती थी कि उसे सोने के ढेर के पीछे शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे खेद है, उसने उसकी परेशानी को देखते हुए कहा। मैं लगभग भूल ही गया था कि इंसान कितने नाजुक होते हैं। शोर रुक गया और हवा भी। तुम मेरे घर में आई और एक अतिथि की तरह व्यवहार किया और वह इनाम का हकदार है। तुम यहाँ किसी जानवर को मारने के लिए न्यायपूर्ण उन्माद में नहीं आए, नहीं, तुमने लुटेरे की तरह व्यवहार किया। तुमने ज्ञान को वह सम्मान दिया जिसका वह हकदार है। अब जब डर उसके शरीर को छोड़ रहा था, मिलिया उसके सिर पर हड्डी के उभारों को देख सकती थी जो एक मुकुट क्राउन जैसे लग रहे थे, और उसकी पीठ पर आराम कर रहे विशाल झिल्लीदार पंखों मेम्ब्रेनस विंग्स का कोमल वक्र भी। मेरे घर में कोई एक चीज चुनो, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या कोई हथियार, वो तुम्हारा है। मुझे ज्ञान चाहिए। ड्रैगन के अपना मन बदलने से पहले वह अचानक बोल पड़ी। लिगान संतोष में हंस पड़ा। वह वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति थी। किसी किताब का नाम लो और वह तुम्हारी होगी। मुझे किताब नहीं चाहिए। मुझे जो ज्ञान चाहिए वह आपका है। कृपया मुझे मेगस बनना सिखाइए। लिगांग हतप्रभ फ्लैबरगास्टेड था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने भविष्यवाणी नहीं की थी। तो ऐसा ही हो, उसने सिर हिलाया। अगले महीनों में लिगांग ने मिले को अवेकन्ड लोगों का रहस्य सिखाया। इतिहास में बहुत कम मैगी ऐसे थे जो अवेकन्ड नहीं थे। इसके पीछे का सिद्धांत सरल है, लेकिन इसे हासिल करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। चाहे माना को कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इतना मजबूत प्रवाह पैदा नहीं कर सकता जिसे महसूस किया जा सके। अवेकन होने का एकमात्र तरीका हमारे आसपास की वर्ल्ड एनर्जी को महसूस करना और उसे अपने अंदर बहने देना है। मिले आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठी थी, जबकि लिगाइन उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। वो इन्विगरेशन के माध्यम से भारी मात्रा में वर्ल्ड एनर्जी एकत्र कर रहा था ताकि उसके लिए इसे महसूस करना आसान हो सके। अवेकन बनने के केवल 2 तरीके हैं, वह समझाता रहा। उसका स्वर मिलिया को उसकी सांस लेने के दौरान पालन करने के लिए एक लय दे रहा था। पहला तरीका खुद से वर्ल्ड एनर्जी को महसूस करना है। यह घटना बहुत कम होने की संभावना है जब तक कि आप ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट की स्थिति तक न पहुंच जाएं। ऐसी जगह न ढूंढ ले जहां वर्ल्ड एनर्जी सामान्य से बहुत अधिक प्रचुर हो, या आप एक नवजात शिशु न्यूबॉर्न हो। नवजात खाली बर्तन की तरह होते हैं। माँ उन्हें जीवन देती है, दुनिया उन्हें माना देती है।
काश उन्हें सिखाया जा सकता तो अवेकन बनाना आसान होता। दूसरा तरीका मेरे जैसे गार्डियन द्वारा अवेकन किया जाना है। इसी तरह मेरे पुराने दोस्त टायरस और सलाक अपने नए खिलौने बनाते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। मैं उनसे अलग हूं, मुझे अब किसी देश की परवाह नहीं है। उन्होंने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने बदले में उन्हें छोड़ दिया। मिले वास्तव में जानना चाहती थी कि लिगाइन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे अपना ध्यान खोने का डर था। गोगन एम्पायर भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उसमें आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उसे बुझाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं बात से भटक रहा हूं। एक अवेकन के एकमात्र दुश्मन दूसरे अवेकन होते हैं, चाहे वे इंसान हो, जादुई जानवरों से विकसित हुए हों, या इससे भी बदतर अबोमिनेशंस, घिनौने जीव हों। हमारी ही तरह अबोमिनेशंस हर तरह के रूपों में आते हैं। जैसे गार्डियंस पैदा होते हैं, वैसे ही वे एल्ड्रिच में विकसित होते हैं। सबसे खतरनाक अबोमिनेशंस वे हैं जो एक उपयुक्त शरीर पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं, चाहे वो जानवरों का हो या इंसानों का। यहां वो चीज है जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। अबोमिनेशंस वे प्राणी हैं जो अधिकतर लालच से पैदा होते हैं, जब कोई अपने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेलता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। जैसा कि अधिकांश प्राणी सोचते हैं, इसके विपरीत अबोमिनेशंस केवल वे अवेकन लोग नहीं हैं जो गलत रास्ते पर चले गए। मैंने ऐसे अबोमिनेशन से लड़कर उन्हें नष्ट किया है जो केवल बड़बड़ाते थे, और अन्य जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, जिन्हें माना कोर या वर्ल्ड एनर्जी की कोई अवधारणा नहीं थी। वे बस वैसे ही पैदा हुए थे। मुझे जो निश्चित रूप से पता है वो ये है कि एक बार जब एक अबोमिनेशन पैदा होता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। सबसे सामान्य यह है कि वो मर जाता है, या तो पोषण की लंबी कमी के कारण या क्योंकि उसे मार दिया जाता है। वे पकड़े जाने से पहले इतना नुकसान करते हैं कि उन पर ध्यान जाना तय है, इसलिए इंसान या जानवर आमतौर पर उन्हें अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखने से पहले ही मार देते हैं। दूसरी संभावना यह है कि अबोमिनेशन अपने रूप को स्थिर करने और अपनी इंद्रियों का हिस्सा वापस पाने के लिए पर्याप्त वर्ल्ड एनर्जी पर कब्जा कर ले। उन्हें एम्पावर्ड अबोमिनेशंस कहा जाता है, और वे अपने छोटों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। वे जादू का ठीक से उपयोग कर सकते हैं, अपनी भूख को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, या कम से कम तब तक जब तक उन्हें नष्ट न कर दिया जाए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी एक भौतिक शरीर की कमी है, जिससे उनके लिए समाज में घुलना मिलना असंभव हो जाता है। जीवित रहने के लिए उन्हें छिपना पड़ता है, फिर भी वे दुनिया की माना चूसकर उसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अंतिम और सबसे दुर्लभ परिणाम यह है कि एक अबोमिनेशन को एक उचित मेजबान, होस्ट, मिल जाए, जिससे वह अपने रूप को स्थायी रूप से स्थिर करने और भूख पर पूर्ण नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाए। उन्हें पपटियर अबोमिनेशंस कहा जाता है, और वे सबसे खतरनाक होते हैं। वे आमतौर पर अपनी ही प्रजाति के किसी व्यक्ति का शिकार करते हैं, इसलिए एक जानवर दूसरे जानवर को निशाना बनाएगा, एक पौधा दूसरे पौधे को। आदर्श शरीर वह है जो हाल ही में मरा हो, बिल्कुल नई स्थिति, मिंट कंडीशन में हो, और उस शरीर से अधिक मजबूत हो जो अबोमिनेशन के पास पहले था। एक मृत शरीर में कोई माना कोर नहीं होता, जिससे अबोमिनेशन के लिए उसमें बसना आसान हो जाता है। एक जीवित शरीर पर कब्जा करना संभव है, लेकिन ऐसे मामले में जब तक मेजबान जीवित है, दोनों कोज नियंत्रण के लिए लड़ेंगे, जिससे जादू का उपयोग करना असंभव हो जाएगा। पपटियर को समाहित करने में सक्षम होने के लिए शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं के बिना वो अराजक ऊर्जाओं, कियोटिक एनर्जीज द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगा, बिल्कुल पुराने शरीर की तरह। जब तक एक पपटियर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वो किसी की नजर में नहीं आता। उन्हें पहचानने का एकमात्र तरीका इन्विगरेशन का उपयोग करना और भ्रष्ट ऊर्जाओं, करप्ट एनर्जीज की उपस्थिति की जांच करना है। वे स्वभाव से संकर, हाइब्रिड होते हैं, जिससे उन्हें अद्वितीय और अप्रत्याशित क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। एम्पावर्ड और पपटियर्स दोनों ही विकसित होकर एल्ड्रिच अबोमिनेशंस बन सकते हैं। उनकी शक्तियां स्कॉपिकोज, वाइवन्स या ट्रेंट्स जैसे वरिष्ठ राक्षसों के समान स्तर की होती हैं। मिले को दिन के हर पल लिगाइन की आवाज सुनने की आदत हो गई थी, यहां तक कि अभी जब वो स्नान कर रही थी। ड्रैगन की मांग थी कि वह अपने भोजन, पढ़ने के समय और बाथरूम के अंतराल के दौरान भी सांस लेने की लय, ब्रीदिंग रिदम बनाए रखे। मिलिया ज्ञान के लिए उत्सुक थी। उसके दिमाग की आवाज ने साथ बिताए पहले कुछ दिनों के बाद उसे परेशान करना बंद कर दिया था। रुको, मुझे लगा था कि एल्ड्रिच गार्डियंस के भ्रष्ट प्रतिरूप हैं, जैसे अच्छाई बनाम बुराई। क्या आप कह रहे हैं कि वे आपसे कमजोर हैं? लीगांग ऐसे बेतुके विचार पर ठहाका मारकर हंसा। अच्छाई, बुराई, यह एक मानवीय अवधारणा है जिसकी दुनिया ने कभी परवाह नहीं की और नहीं कभी करेगी। और सच कहूं तो तुम इंसान भी वास्तव में ऐसा नहीं करते। तुम बस बदला लेने में असमर्थ अपने ही स्वजनों को खाने से पहले अपने मुंह को धार्मिक शब्दों से भरना पसंद करते हो। मिलिया को ऐसी क्रूर टिप्पणी से अपमानित महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे मदद के वे सभी झूठे प्रस्ताव याद आए जो उसे मिले थे।
वो सारा दुख और पीड़ा जो उसकी अपनी प्रजाति ने लाभ या आनंद के नाम पर खुद पर ढहाई थी। इसलिए उसने विषय बदल दिया। खैर, ये जानकर अच्छा लगा। एक गार्डियन अबोमिनेशन के बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। कोई गार्डियन कैसे बनता है? उसने पूछा। यह एक जटिल प्रश्न है। क्या तुम जानती हो कि तुमने एकेडमी में जो जादू सीखा और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, उसके बीच असली अंतर क्या है? मिलिया ने शैम्पू लगाते हुए अपना सिर हिलाया। मानवीय जादू स्वार्थी है। तुम शरीर में मौजूद माना का उपयोग करके सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करते हो। इसीलिए तुम पहले शक्तिशाली स्पेल्स का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा माना कोर बहुत कमजोर था। मानवीय जादू वर्ल्ड एनर्जी के साथ अपने संबंध को मजबूर करता है, जिससे स्पेल डालना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बड़ी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके बजाय अब मैंने तुम्हें कोर को मजबूत करना और दुनिया की माना उधार लेना सिखाया है। ये केवल बाहों का उपयोग करके कुछ उठाने और अपनी बाहों, पैरों और पीठ के साथ समन्वय करते हुए उसे उठाने के बीच के अंतर जैसा है। यह एक ऐसा गुण है जो मानव जाति के पूरे जीवन में व्याप्त है, बिल्कुल अबोमिनेशंस की शक्ति की लालसा की तरह। इसीलिए तुम ट्रू मेजेस बन सकते हो, यहां तक कि विकसित होकर मैगी भी बन सकते हो। लेकिन आज से पहले तुम में से कोई भी गार्डियन नहीं बना। एक बनने के लिए तुम्हें दुनिया को स्वीकार करना होगा और दुनिया को बदले में तुम्हें स्वीकार करना होगा। ग्रह ने तुम्हें जो दिया है उसे वापस देकर ही दुनिया के कष्टों, ट्रिब्यूलेशंस को पार करना और गार्डियन की स्थिति तक पहुंचना संभव है। मिले अपने गुरु की अवमानना पर उपहास से बोली, सच में? और आपने दुनिया को क्या दिया? एक विशाल डरावनी पूंछ। वे दोनों दिल खोलकर हंसे। बीतते दिनों के साथ वे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कहने से ज्यादा दिखाना आसान है। क्या तुमने नहाना खत्म कर लिया है, या मुझे एक और झरना सुखाना होगा? जब आप तैयार हों, चतुर महाराज। गर्म हवा के एक अचानक झोंके ने उसे सुखा दिया और उसे गहरे गले वाली सफेद रेशमी रोमन टोगा से ढक दिया, जिससे उसके अधिकांश पैर खुले रह गए। ये चीज आखिर क्या है? ये बहुत प्राचीन लग रही है। मिलिया एक ऐसी जगह प्रकट हुई थी जो पशुओं के लिए घास का मैदान लग रही थी। लिगाइन के ठिकाने में अनगिनत कमरे थे, कुछ इतने बड़े कि लगता था जैसे वे अपनी ही एक दुनिया में हों। डायमेंशनल मैजिक पर ड्रैगन की महारत ने उसे पहाड़ की गुफा को एक महाद्वीप में फैलाने की अनुमति दी थी। उन दिनों में जब लोग मुझे भगवान मानते थे और मैंने उन्हें अपनी पूजा करने दी, यह मेरी पुजारिनों की मानक पोशाक थी। इसे एक सुंदर युवा लड़की द्वारा पहने हुए देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अपने माना कोर के निरंतर शोधन, अशुद्धियों की सफाई और लिगाइन के घर के खाने की बदौलत मिले के लुक्स में जबरदस्त सुधार हुआ था। उसे संदेह था कि उसकी अपनी मां भी अब उसे आसानी से पहचान पाएगी। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने रंगीन मिजाज होंगे। अरे, मैं प्राचीन हूं, मरा नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न पर वापस आते हैं, बच्ची। क्या तुम जानती हो कि गॉगन एम्पायर का नाम ऐसा क्यों पड़ा? बेशक, उसने सिर हिलाया। गॉगन्स राक्षसों की एक हिंसक प्रजाति थी जिसने हमारी जमीन को त्रस्त कर दिया था, जीवित लोगों को पत्थर में बदल दिया था। फिर एम्पायर के एकीकृत होने से पहले हमारे पूर्वजों ने पाया कि उनकी त्वचा और हड्डियां एडमेंट से बनी थी, जो सबसे मजबूत धातुओं में से एक है। उन जीवों को मारने के बाद उन्होंने वह बनाया जिसे बाद में एम्पायर्स आर्सेनल, साम्राज्य का शस्त्रागार के रूप में जाना गया। उन हथियारों और कवच के बिना गॉगन एम्पायर का जन्म कभी नहीं होता। गॉगन एम्पायर की नींव गॉगन का मांस और हड्डियां हैं। लिगाइन ने घृणा में अपनी जीभ चटकाई। प्रोपेगेंडा, प्रचार। इसी तरह आप एक झूठ को सच के इतना करीब बनाते हैं। वे फिर से वॉप हुए और दूर से गायों के झुंड जैसा दिखने वाले झुंड के करीब पहुंचे। मिले ने पाया कि वे गायें बिल्कुल नहीं थी। उनकी आंखें बिना पुतलियों के लाल थी और उनकी त्वचा पन्ना, एमरल्ड्स जैसी किसी चीज से बनी थी। उन्होंने न तो ड्रैगन के प्रति और न ही लड़की के प्रति कोई प्रतिक्रिया दी। वे आलस से घास चर रहे थे। क्या वे तुम्हें हिंसक लगते हैं? मिलिया ने उनकी अजीब त्वचा को सहलाने में संकोच नहीं किया। ये पत्थर जैसा महसूस हुआ, लेकिन स्पर्श करने पर गर्म और लचीला था। वे जीवित प्राणी थे, पत्थर की आकृतियां नहीं। क्या ये गोगन्स? हाँ, लिगाइन ने उसके लिए प्रश्न पूरा किया। कृपया घास को जरा गौर से देखो। मिलिया घुटनों के बल बैठ गई और पाया कि घास उन राक्षसों की सांस के नीचे सख्त और चमकदार हो गई थी और गॉगन्स वास्तव में वही धातु खा रहे थे। असली कहानी थोड़ी अलग है। गॉगन्स जादुई जानवरों की एक दुर्लभ उपप्रजाति है जो केवल एम्पायर के कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यदि बैल या गाय बहुत दब्बू है तो TYR बैल प्रकार का जादुई जानवर में विकसित होने के बजाय वे गॉगन बन जाते हैं। गॉगन्स केवल एडमेंट खाते हैं और इसीलिए वे घास को एडमेंट में बदलने में सक्षम हैं। उन दिनों में डैवरोस की खोज से पहले यह मनुष्य को ज्ञात सबसे कठोर और दुर्लभ धातु थी। जब तुम्हारे पूर्वजों ने गॉगन्स की खोज की तो उन्होंने उनका प्रजनन करवाया, और एक बार जब उनके पास पर्याप्त धातु हो गई तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि गॉगन्स लगभग विलुप्त हो जाएं। तो हाँ,
गोगन एम्पायर की नींव शाब्दिक रूप से गोगन्स का मांस और हड्डियां हैं। मीलिया हतप्रभ थी, लेकिन क्यों? उसकी आंखों के सामने सदियों का इतिहास ढह रहा था, क्योंकि वे डरे हुए थे कि दूसरे उनका एकाधिकार मोनोपोली छीन सकते हैं, और क्योंकि यदि और अधिक हथियार बनाए जाते तो वे अपना बाजार मूल्य खो देते। आपको कैसे पता? मीलिया ने अब भी ऐसी कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैं वहां था जब मैं एम्पायर की परवाह करता था। मैंने उन्हें गोगन्स के बारे में बताया था, मैंने उन्हें एडमेंट गणना सिखाया था, और फिर मुझे उस कत्लेआम का गवाह बनना पड़ा। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अन्य गार्डियंस के विपरीत मैं स्वतंत्र इच्छा फ्री विल में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पूर्वजों ने ग्रिफिन किंगडम के जन्म के बाद मेरी मदद मांगी तो मैंने उन्हें अपना ज्ञान दिया, अपनी शक्ति नहीं, और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। और फिर उन्होंने मेरी शिक्षाओं के साथ विश्वासघात किया। लिगांग की आवाज बिजली की तरह कड़की। उसके गुस्से ने तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया। क्या तुम अब भी नहीं समझी? मेरी लाइब्रेरी, जानवर, इस ठिकाने की हर चीज वह है जो मैं दुनिया के लिए हूं। मैं उस हर चीज और हर किसी का रक्षक, कीपर हूं जिसे समय से पहले त्याग दिया गया है। मैं इन सभी गलतियों को सुधारूंगा, लेकिन केवल तभी जब समय परिपक्व होगा और लोग भी। इसीलिए आपने एम्पायर को छोड़ दिया? गोगन्स के लिए? भले ही यह अनुचित क्रूरता का कृत्य था, मीलिया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका देश इसी कारण से सक्रिय गार्डियन के बिना रहने वाला एकमात्र देश था। नहीं, किसी प्रजाति का विलुप्त होना शायद ही कोई नई बात हो। मैं इसलिए चला गया क्योंकि जब लॉकरा सिल्वरविंग ने अपनी विरासत छोड़ी और जादू का पुनर्जन्म हुआ तो सम्राट अपनी बात से मुकर गया। उसने समानता का मार्ग अपनाने के बजाय गुलामों के पट्टों, स्लेव कॉलर्स का उपयोग करना पसंद किया। मैं कभी एम्पायर में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे महिमा या धन की परवाह थी। तुम यहां जो कुछ भी देखती हो वह मेरा है। मैंने इसे समय के साथ भूले हुए शहरों और डूबे हुए जहाजों से एकत्र किया है। मैंने कभी चोरी या लूटपाट नहीं की। मैंने इन चीजों को वैसे ही बचाया जैसे मुझे तुम्हारे लोगों को बचाने की उम्मीद थी। वादा यह था कि मेरे ज्ञान के बदले में वे एक निष्पक्ष समाज बनाएंगे जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य सभी के लिए समान अधिकार होगा। इसके बजाय उन्होंने एक बार फिर आसान रास्ता चुना, अपने ही लोगों को धोखा दिया और मुझे आखिरी बार धोखा दिया। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।